हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट 1 भी नाम दिया करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि पूरे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में छुपा हुआ है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। तो स्टार्ट किया जाए। देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या है आपका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर। लिख लो यहाँ पर, ये फर्स्ट चैप्टर किसका है जी? आपका क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन स्टैंडर्ड किताब में इसका नाम ऐसे भी दिया रहता है, मोल कॉन्सेप्ट 1। मोल कॉन्सेप्ट 1। मोल कॉन्सेप्ट 2 भी होता है, जो आगे आपको 11th में ही पढ़ना है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोल दिया करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट 1 जब बोला जाएगा तो तुम समझ जाना कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही बोला जाएगा। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट 1 में कितने पार्ट पढ़ने हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किए जाएंगे? तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला पार्ट, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 में आपको बहुत डिटेल सिखाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें प्लस सम अदर टॉपिक भी हैं, सम अदर टॉपिक्स भी इसमें हैं, लेकिन मेजर टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल। पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ना है? इसी चैप्टर को सेकेंड पार्ट, एक और पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही आता है। पार्ट 2 का नाम है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, ये पार्ट 2 है। और पार्ट जो थर्ड है, इसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो ये चैप्टर आपका तब कंप्लीट होगा जब हम लोग 3 पार्ट्स में इसको पढ़ लेंगे। पार्ट 1 पहले पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक मर्तबा नए नए अपने सुंदर सुंदर कॉपी में इसको लिख लीजिए। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, तो इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोल से रिलेटेड। मोल, अब देखिए, मोल आप सुने होंगे। मोल एक केमिकल यूनिट है, केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। कैसे? आपका एक लेंथ होता है, उसको मेजर करने के लिए मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल है। अब ये क्या क्या मेजर करेगा, जरा देखो ध्यान से। मोल किसी भी सब्सटेंस का नंबर ही बताएगा, उसमें छोटे छोटे कितने पार्टिकल्स होंगे। मोल उस सब्सटेंस का मास भी बता देगा और वॉल्यूम भी बता देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक मोल एक ऐसा यूनिट है कि जो आपका सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स का संख्या ही बता दिया, उन संख्या का कितना मास होगा वो भी बता देगा, और उसको रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वो भी बता देगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझो, एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस। वैसे ही एक मोल में कुछ पीस होते हैं, तो हम आगे आपको लिखेंगे। तो एक दर्जन सिर्फ पीस बताता है, नंबर बताता है। एक दर्जन सिर्फ क्या बताता है? नंबर। लेकिन मोल क्या बताएगा? मास, नंबर ही बता देगा, उस नंबर का मास ही बताएगा और उस नंबर का वॉल्यूम भी बता देगा। लेकिन दर्जन सिर्फ नंबर बताता है। ठीक है, तो मोल क्या है? इट इज केमिकल यूनिट, केमिकल यूनिट फॉर नंबर कॉमा मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये नंबर ही बताएगा, मास ही बताएगा, एंड वॉल्यूम भी बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मतलब मूल नंबर को कैसे एक्सप्लेन करेगा,
ये ज़रा समझिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहले ज़रा देखो ध्यान से, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सा भी सब्सटेंस, 1 मोल कहलाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो 1 मोल में इतना पीस होता है, इतना समझ लो, इतना पार्टिकल्स होता है। तो संख्या बताया कि नहीं बताया? अब इस संख्या का मास भी बता देगा और इस संख्या को रखने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, मोल बता देगा। तो अकेले मोल नंबर ही बताया, मास ही बताया, वॉल्यूम भी बताया। लेकिन अगर हम लिख दें 1 दर्जन तो 12 पीस, लेकिन 12 पीस में कितना मास होगा नहीं बता पाएगा, कितना वॉल्यूम होगा नहीं बता पाएगा। तो मोल दर्जन से भी आगे निकल गया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। और जरा देखो ध्यान से, इतना संख्या को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है? Na, A फॉर एवोगाड्रो, N फॉर नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होता है 1 मोल कोई सा भी सब्सटेंस। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिख दें 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है। तो अगर कोई एलिमेंट हो जाएगा तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे? 6.022 10 के पावर 23 एटम्स। क्या लिखेंगे? इतना एटम्स, क्योंकि एलिमेंट के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड अगर आ जाए, कोई सा भी कंपाउंड, तो उसमें कितना? 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्योंकि सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी होता है और सब्सटेंस आपका कंपाउंड भी होता है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट होगा तो एटम्स और कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स, और अगर कुछ पता नहीं है तो सब्सटेंस लिख दो, वहाँ पे क्या लिख दो? पार्टिकल्स लिख दो, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। तो पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन कराते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 10 के पावर 21 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट के इतना एटम्स दिया है, कह रहा है कि इतना एटम्स में कितना मोल्स होंगे। संख्या देके मोल पूछ रहा है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जिसे हम आपसे पूछें कि 60 पीस आपको केला देते हैं, 60 पीस केला, कितना दर्जन? तो 60 पीस में आप 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पीस होता है। तो जितना पीस देगा, दर्जन पूछेगा, उस पीस को ऊपर रखोगे और दर्जन वाला जो 12 से उससे डिवाइड करोगे। कुछ ऐसे ही है, इतना पीस एटम दे रहा है, कितना मोल के बराबर, तो पीस को ऊपर रखो और नीचे 1 मोल में जो एवोगाड्रो नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n बराबर क्या होगा बताओ? सवाल में कितना दिया है? 6.022 10 के पावर 21 एटम्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें कितना मोल्स के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर। एलिमेंट है तो यहाँ पर एटम लिख देंगे, क्योंकि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम से एटम कैंसिल, इससे कैंसिल, 21 से 21 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो 1/100 हो जाएगा, मतलब 0.01 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इतना मोल्स मौजूद है। तो एक फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? जरा देखो ध्यान से, सवाल में जो दिया रहेगा पार्टिकल्स उसको ऊपर लिखो, मतलब गिवन पार्टिकल्स। अब यहाँ पर एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। गिवन पार्टिकल्स को ऊपर रखो और नीचे जो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। और इसको सिंबल के फॉर्म में अगर लिखना है
तो स्मॉल n बराबर गिवन पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल N लिखेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे Na। तो यही फार्मूला सेम फार्मूला है लेकिन ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसी को याद रखिए आप लोग, डायरेक्ट बात आ गई समझ में, बहुत आसान है। तो आप इसको इतना अच्छे से नोट कर लें। देखते हैं ध्यान से, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को समझ लिए हम लोग। तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे सर हम लोग, क्योंकि मोल नंबर ही बताता है, मास भी वॉल्यूम भी। तो नंबर हो गया तो मास समझा दीजिए, नहीं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ने से पहले कुछ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को जरा पढ़ते हैं हम लोग। जरा देखने ध्यान से देख लें, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पहले इसको इतना पढ़ लें, तब हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास को पढ़ेंगे। एटॉमिक वेट या इसका एक और नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलिए चाहे एटॉमिक वेट बोलिए, बात क्या है, सेम है। देखिए एटॉमिक वेट किसके लिए होता है, फॉर एलिमेंट के लिए। किसके लिए, एलिमेंट के लिए। एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट डिफाइन किया जाता है, चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास वर्ड कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एटॉमिक वेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट को कैसे निकाला जाता है वो देखो कैसे डिफाइन किया गया है। एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का कैसे निकाला जाएगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है उसका एक एटम का मास पता करो, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जिसका भी निकालना है एनी एलिमेंट, उसका एक एटम का मास अपॉन। अब नीचे जो हम लिखेंगे वो हमेशा फिक्स रहेगा, इसीलिए यहाँ पर वर्ड आया है रिलेटिव, मतलब नीचे वाले के रिलेटिव। वो क्या है, फिक्स रहेगा, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन 12। देखो कार्बन का दो फॉर्म होता है, आप जानते हैं, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। तो ये इसको लेना है, 12 वाले को लेना है, क्योंकि 12 का क्वांटिटी नेचर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो 12 वालों को ही रखेंगे हम लोग, इसलिए कार्बन 12 ये बता रहा है कि कार्बन का मास कौन सा लेना है, 12 वाला, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का मास, फिर उसका 12वां हिस्सा जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास में, तो जो रेशियो आएगा उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। और ये आंसर आएगा यूनिटलेस। क्या आएगा जी, यूनिटलेस। क्या यूनिटलेस आएगा, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब प्योर नंबर आएगा। क्या आएगा जी, प्योर नंबर आएगा। कोई दिक्कत, जैसे मान लेते हैं, देखो ध्यान से, ये आपका यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हम लोग कितना याद किए थे, 16। ये 16 कैसे आया था, इसके एक एटम का मास ऊपर, कार्बन 12 का एक एटम का मास निकाला गया होगा, फिर उसको 12 से डिवाइड कर दिया गया होगा, जो आया होगा उससे डिवाइड किया गया होगा ऊपर वाले में, तो आंसर कितना आया था, 16, ठीक है। ऐसे सोडियम के लिए कितना, 23 आएगा। ये सब याद करना पड़ेगा, लेकिन निकाला कैसे गया है, इस तरीके से। मैग्नीशियम में कितना आएगा, 24। Fe आप जानते हैं आयरन का कितना होता है, 56। तो ये सब कुछ एलिमेंट हम लिख दिए हैं जिसका एटॉमिक वेट है, और आपको ऐसे भी एटॉमिक वेट कम से कम 30 तक एलिमेंट का याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा आगे चलकर, ठीक है। आपके माइंड में बात आता होगा, सर 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 ये कैसे आया होगा, इसका आंसर कैसे आया होगा। तो जरा देखना ध्यान से, स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी से हम लोग मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का एक एटम का मास पता किया गया। स्पेक्ट्रोमीटर बताया कितना, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, कार्बन 12 का एक एटम का मास। लेकिन हम लोग क्या निकालना है बताइए, है 1/12 मास ऑफ वन एटम
ऑफ कार्बन 12, ये कैसे आ जाएगा बताओ, 1/12 और कार्बन का एक एटम का मास कितना बताया 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। जब डिवाइड किया जाएगा तो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखो, तो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 कितना आ गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो स्पेक्ट्रोमीटर से इसका आंसर निकाल दिया गया इतना, और इसी स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट निकाल के इससे उसमें डिवाइड करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो स्पेक्ट्रोमीटर ये एक एटम का मास बता सकता है। आगे समझ में? अब जरा देखो ध्यान से, जो इतना बड़ा नीचे लिखा है ना, इसको हम लोग 1 AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 AMU, या इसको 1 U भी बोलते हैं, 1 U। अब AMU क्या है? इसका फुल फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट। और सिर्फ तुम U भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास यूनिट हम लिख देंगे, यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 को 1 AMU बोल सकते हैं, और इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे लिखते हैं। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, तो मैंने क्या लिखा था 1 AMU, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 U बराबर हम लिख सकते हैं 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, और इसका आंसर कितना आया था ग्राम में 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 AMU में कितना ग्राम होता है, तो उतना ग्राम होता है, और उतने से बार बार हम लोग डिवाइड करते जाएंगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास में, तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा। AMU का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और U के मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट। दोनों क्या है? सेम है। बात आ गई समझ में आपको? कहानी पकड़ में आ गई। अब जब कहानी पकड़ में आ गई तो यहाँ से देखना है कि मज़े की बात क्या है। मज़े की बात जरा देखना ध्यान से सुनो। एटॉमिक वेट बराबर मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास, और नीचे जो है वो क्या है 1 AMU है। क्या है जी बताओ? 1 AMU। और नीचे इतना बड़ा था ना जी, इसी को 1 AMU बोल सकते हैं। तो बताओ मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास, एलिमेंट अगर निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक वेट में आप 1 AMU से गुना कर दो, तो 1 तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा, हो जाएगा वहाँ पर क्या आपका AMU। तो बताओ किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास तुम धड़ल्ले से नहीं बता सकते हो। अगर उसका एटॉमिक वेट याद कर लिए हो तो एक एटम का मास बता सकते हो, उसमें धीरे से AMU लगा दीजिए। और मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट को ही बोलते हैं, किसी एलिमेंट का एक एटम को मास को ही बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, और ये कैसे निकलता है? उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट में क्या लगा दीजिए? AMU। आप इसको नोट कर लें, एग्जाम्पल से मैं बात को क्लियर कराता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में चमका लीजिए बात को। ये देखो ऑक्सीजन है, क्या है जी? ऑक्सीजन, जिसका सिंबल क्या होता है? O। ऑक्सीजन का एक होता है 16 वैल्यू और एक होता है 16 AMU। किताब में दोनों रहता है, फ़र्क समझ लो। 16 वाले को जो प्योर नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। क्या बोलते थे बताओ? याद करो, एटॉमिक वेट, या इसी का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता है रिलेटिव एटॉमिक मास,
इस्तेमाल एटॉमिक वेट ही ज़्यादा होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों? क्योंकि नीचे कार्बन के मास से डिवाइड किया जा रहा है, तो कार्बन के मास के रिलेशन में यह आंसर आया, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक वेट ही दिमाग में रखिए। 16 AMU। सर एटॉमिक वेट में अगर AMU लगा देंगे तो यही बन जाता है सर मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास। ये हो गया एग्जाम्पल। तो क्लियर हो गया 16 का मतलब और 16 AMU का मतलब चमक गया। छाप लीजिए इसको। हाँ जी, अब जरा देखते हैं ध्यान से मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कि सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ये किसके लिए आता है जी? डिफाइन किया गया फॉर कंपाउंड के लिए। एक कंपाउंड के लिए वेट होता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है जरा देखना ध्यान से। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वही सेम फार्मूला, मास ऑफ वन एटम नहीं, अब वन मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन, नीचे तो फिक्स होगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये फिक्स होगा। हमको पता है कि कन्फ्यूजन आप कंफ्यूज कर गए हो, सर यहाँ पर एटम क्यों लिखे हैं, ऊपर तो मॉलिक्यूल, नीचे वाला फिक्स होगा, उससे मतलब नहीं है। जो एटॉमिक वेट में था वही मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का मास ऊपर रखिए, स्पेक्ट्रोमीटर आंसर दे देगा, और नीचे वाला आपको तो पता ही है, डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। और बताओ मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? यूनिट लेस। क्या होगा? यूनिट लेस। जैसे देखिए ध्यान से, H2O कंपाउंड है, जब इसका निकाला गया मॉलिक्यूलर वेट तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास ऊपर और इसके मास से जब डिवाइड किया गया तो कितना आया? 18। तो बताया कि नंबर आया कि नहीं आया? ऐसे CO2 कितना? 44। ऐसे अगर देखा जाए CH4 मेथेन कितना? 16। तो ये सब मॉलिक्यूलर वेट है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो सर इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, ये तो बस बता रहे हैं कि ऐसे निकाला गया, लेकिन एक ट्रिक से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। आगे जरा देखिए ध्यान से, बात दरअसल क्या है? बात दरअसल क्या है? जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बात है। बात कुछ ऐसा है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड निकाला जाए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का मास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मॉलिक्यूलर वेट में, तो मॉलिक्यूलर वेट MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 AMU, AMU बोल दो, चाहे इसको ऐसा लिख दो मॉलिक्यूलर वेट में सिर्फ क्या लगा दो? U लगा दो, यूनिफाइड मास यूनिट। अगर ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो तो U लगा दो, चाहे AMU लगा दो। तो बताइए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो उसमें क्या लगा दीजिए? AMU, या सिर्फ लगा दो U, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो जाएगा। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को ही बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो कोई आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो बोलना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कैसे निकलता है? तो मॉलिक्यूलर वेट में AMU लगा दीजिए। आप इसको नोट कर लें ध्यान से। मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक और तरीका है, मॉलिक्यूलर मास। जरा देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले बता दो ये क्या है? तो सर ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। बहुत बढ़िया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो क्या, तुम जानते हो जैसे ये कंपाउंड है H2O, है कि नहीं? ये कंपाउंड है,
तो हर कंपाउंड के फॉर्मूला को हम मान सकते हैं 1 मॉलिक्यूल। आज के बाद से एकदम दिमाग में बैठा लो कि कंपाउंड के फॉर्मूला को देखते ही हम बोलेंगे कि 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बताता है? 1 मॉलिक्यूल। अब बताओ इस 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। और ऑक्सीजन के कितना एटम है? 1। तो बताओ 1 मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। आगे समझ में? तो एटॉमिक मास का सम क्या दे देगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, यही H2O का निकालना है क्या? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। देखो कैसे निकालना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1 AMU। कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16 AMU। तो 16 लिख दो। तो इसमें भी AMU आएगा, इसमें भी AMU क्या ले लीजिए? कॉमन। तो कितना हो जाएगा बताओ? 18 AMU। आया कि नहीं आया? 18 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास एक एटम का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो बस आप ऐसे करके और AMU लगा दीजिए। अब तुम इससे पहले फॉर्मूला में देख भी चुके हो कि AMU लगता है तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाता है। मॉलिक्यूलर वेट में अगर AMU लगा दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे जरा देखते हैं ध्यान से। जैसे देखिए, चमकाइए कॉन्सेप्ट को, देखो ध्यान से। मान लेते हैं ये CO2 है। क्या है जी? CO2। तो CO2 का किताब में 2 बात लिखेगा। दो क्या लिखेगा? एक लिखता है 44 और एक लिखेगा 44 AMU। क्या लिखेगा? 44 AMU। जरा देखते हैं ये 44 है क्या। देखो ध्यान से, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना? 16। और इसमें 2 से गुना कर दो तो 44 आ गया। जब एटॉमिक वेट को गुना करके जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो ये 44 क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। जब मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा तो उसी मॉलिक्यूलर वेट में AMU लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। आ गया समझ में? तो मॉलिक्यूलर वेट तो निकाले थे फॉर्मूला से, तो तुम सोचे थे याद करना पड़ेगा। नहीं, देखो यही से ट्रिक है कि नहीं। 12 और ऑक्सीजन 16 × 2 44। जब 44 निकल गया मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या लगा दो धीरे से? AMU। तो निकल गया मॉलिक्यूलर मास या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और सर आप यहाँ पे भी एक तरीका बताया है। कैसे? अब एटॉमिक मास को डायरेक्ट जोड़ के हम 44 AMU बता सकते हैं। देखो डायरेक्ट एटॉमिक मास को हम जोड़ रहे हैं। देखो ध्यान से, कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12 AMU। ऑक्सीजन का 16 AMU × 2 और AMU क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 44 AMU। तो 44 AMU बताओ मॉलिक्यूलर मास है कि नहीं? तो AMU जब भी आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, बशर्ते कि ये 44 आपका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये तरीका है कि आप एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। एटॉमिक मास में AMU आता है, सबको जोड़ दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। या ऐसे क्या कीजिए कि निकाल दीजिए एटॉमिक वेट को जोड़कर। 44 कोई यूनिट नहीं है तो 44 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और इसमें AMU लगा दीजिए तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट अगर AMU लगाते हो 12 AMU प्लस 16 AMU × 2 तो 44 AMU, ये डायरेक्ट आपका मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब जरा देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग।
ठीक है। सबसे पहले देखो दिया है आपका H2SO4, क्या निकालना, मॉलिक्यूलर मास। तरीका देखो, सबसे पहले क्या करो, इसका निकालो मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का 1 × 2, सल्फर का 32 अब प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। कोई यूनिट मत लगाइए तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 98। अब ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं है। और इसी मॉलिक्यूलर वेट में लगा दोगे AMU तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, दे दिया आपको ग्लूकोज, क्या दे दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कार्बन कितना 12 × 6, हाइड्रोजन 1 × 12, ऑक्सीजन 16 × 6। यहाँ से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 180। ये तुम्हारा इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट, MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट। जब हम इसी 180 में AMU लगा देंगे, चाहे 180 में सिंपल U लगा देंगे, तो ये मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखो, MgCl2.6H2O, इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मैग्नीशियम कितना होता है 24, क्लोरीन का 35.5 होता है। और कितना क्लोरीन है 2। और देखो ये डॉट है, डॉट से यहाँ पर ये मत समझिए गुना करना है, डॉट का मतलब भी क्या होता है प्लस यहाँ पर। और का सॉरी ये 6 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ पर इंटू रहेगा ही। और H2O का सबको पता है कितना होता है 18, तो 18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और फिर गुना करने के बाद से, जोड़ने के बाद से क्या लगा दीजिए AMU, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में AMU लगाना पड़ता है। और अगर तुम ये नहीं लगाओगे, इसको जोड़ के बताओगे तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और उसी में AMU लगा दोगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। चमका कि नहीं चमका। जैसे FeSO4 डॉट, चलो हम लिख दिए 5H2O। क्या करोगे, Fe कितना 56, सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन 16 × 4, डॉट का मतलब प्लस, 5 × और H2O का 18। अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, क्योंकि कोई यूनिट नहीं होगा। और जब गुना करके जोड़ के धीरे से U लगा दो चाहे AMU लगा दो तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसको इतना अच्छे से नोट कर लें। देखो चमका लो एक बात को, आपकी किताब NCERT में एक लिखा है फॉर्मूला मास। क्या लिखा है जी, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। इसको सिंपल हम लोग बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक पार्टिकल के मास को क्या बोलते हैं फॉर्मूला मास। और ये फॉर्मूला मास आपका होता है 2 टाइप का। एक का नाम है एटॉमिक मास, सॉरी तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, हाँ तो पढ़ लिए तो बस बात खत्म। दूसरे का नाम है मॉलिक्यूलर मास। ये क्या था सर, तो यही था मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास। फॉर्मूला मास देखो एक जनरल नाम हो गया, क्योंकि सब्सटेंस लिख दिया है। अब ये सब्सटेंस अगर एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास नाम हो जाएगा, और यही सब्सटेंस अगर कंपाउंड होगा तो नाम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ वन पार्टिकल, बताओ यहाँ पर मास ऑफ वन एटम है कि नहीं, एटम ही पार्टिकल है एलिमेंट के केस में। और ये क्या हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास को हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इधर एक एटम के मास को एटॉमिक मास। और अगर एटम मतलब एलिमेंट अगर कंपाउंड कंफर्म नहीं है कि वो क्या है, तो वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर दो फॉर्मूला मास, और वहाँ पर सब्सटेंस बोल दिया करो, ठीक है। तो अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो
मॉलिक्यूलर मास। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला मास बोल दो वहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला मास का मतलब 1 पार्टिकल, अगर 1 एटम लेंगे तो एटॉमिक मास और 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, यही होता है आपका फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका हम बता दिए हैं कि मॉलिक्यूलर वेट में क्या लगा देंगे, धीरे से AMU चाहे सिंपल U लगा देंगे। और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो सर इसको निकालने के लिए एटॉमिक वेट, AW का मतलब एटॉमिक वेट में क्या लगा दीजिए, AMU, तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास और ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। चमका कि नहीं चमका, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आज हमने आपको मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ा दिया, एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। मैंने इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मोलर मास क्या होता है, एक और मास आएगा जिसका नाम क्या, मोलर मास, उसको बहुत अच्छे से चमका देंगे आपको। अब फिर मोल इन टर्म्स ऑफ मास आपको समझा देंगे, ठीक है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर आज हो गया, मोल इन टर्म्स ऑफ मास नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।